दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयवीर सिंह आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने बात की थी प्रकाश से संबंधित कुछ चीजों के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आगे बात करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले बात करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ सपाट हो, मतलब सीधा हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण जैसा कि चित्र में है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और समतल दर्पण में आवर्धन क्षमता का मान 1 होता है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यदि कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो उसका प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा। इसी कारण समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतने पीछे ही बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी हो, अर्थात ये दूरी और ये दूरी बराबर रहती हैं। U और V का मान सदैव समान रहता है समतल दर्पण में। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? जब हम समतल दर्पण पर अपना चित्र देखेंगे तो दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमारी दाएं चीज को बायां और बाएं चीज को दायां दिखाएगा। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई खोखला गोला है, इसे खोखले गोले को काट दिया जाए तो इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तो एक ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। और दूसरा भाग जो काटा गया 2 भाग है तो इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो इसका उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यही है इनमें जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यही गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं, जैसा कि परिभाषा में है। अब परिभाषा देख लेते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण जिसके दबे हुए तल से परावर्तन तथा उभरे हुए भाग में पालिश होती है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि चित्र पर है, इसके दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ तथा उभरे हुए भाग में लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई, पारे की कलई लगी होती है। और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा दबे हुए भाग में पालिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पहली परिभाषा देखते हैं, ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये एक खोखला गोला है, खोखला गोला है, खोखला गोला है। इसको
काट दिया गया, इसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी गई, अवतल दर्पण हो गया ये। खोखले गोले का। अब बात करते हैं, क्या कह रहा है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये गोली दर्पण निकला, अवतल दर्पण, इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जो ये परावर्तक पृष्ठ है जिस तरफ पालिश नहीं है, उसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को भी दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा के बारे में। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये खोखला गोला ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि ये है वक्रता त्रिज्या, और इसको मिलाने वाली रेखा को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, ये ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। जैसा कि हमने बताया, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। खोखले गोले जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं अगली परिभाषा के बारे में। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र की परिभाषा भी यही है, उस खोखले गोले जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, C, और इसकी दूरी R वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं दर्पण के द्वारक के बारे में। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण के परावर्तक तल, इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 M2 मतलब M1 से लेकर M2 तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य फोकस के बारे में। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि चित्र में देखते हैं, ये अवतल दर्पण हम लोगों ने ले लिया, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दी गई और इसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर वस्तु रखी है, यहाँ से एक रेखा गई या प्रकाश किरण गई जो परावर्तित होकर लौट गई। जिस बिंदु से लौटकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष ये हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य फोकस हो गया। अब बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव, ये हुआ दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच को दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं फोकस तल के बारे में। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। कोई यहाँ पर तल होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा और मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। ये फोकस तल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल। जय हिंद।